नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। केस की सुनवाई बुधवार सुबह शुरू हुई। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने लगभग 2 घंटे की पूछताछ के बाद 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। दिल्ली शराब घोटाले में उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। वहीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि कल शाम मैं केजरीवाल जी से मिलने के लिए गई थी। उन्हें डायबिटीज है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। उन्होंने कहा कि लोगों के पानी और सीवर की समस्या का समाधान करना चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही। इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा ढूंढ रहे हैं। अभी तक किसी भी रेड में 1 पैसा नहीं मिला। मनीष जी के यहां रेड मारी, संजय सिंह जी के यहां रेड मारी, सत्येंद्र जैन जी के यहां रेड मारी, 1 भी पैसा नहीं मिला। हमारे यहां रेड मारी, मात्र 73,000 रुपए मिले। तो वो इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां? अरविंद जी ने कहा है कि इसका खुलासा वे 28 मार्च को कोर्ट के सामने करेंगे। सारे देश को सच सच बताएंगे कि इस सो कॉल्ड शराब घोटाले का पैसा है कहां। उसका सबूत भी देंगे। अरविंद जी बहुत सच्चे, देशभक्त, निडर और साहसी व्यक्ति हैं। उनकी लंबी आयु, सेहत और सफलता की कामना करना। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है, लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के संबोधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे थे तो राबड़ी देवी घोषणाएं करती थी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुर्सी पकड़ ली। अरविंद केजरीवाल ने इसका इस्तेमाल किया नैतिकता की बात करने के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, अब भ्रष्टाचार के दलदल में है। आम आदमी पार्टी के सांसद, स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री और उनके एमएलसी सभी के सभी जेल में हैं। उनके सीएम और शराब घोटाले का किंगपिन भी जेल में है। वो मांग करते थे कि सच उगलवाने के लिए सोनिया गांधी को रिमांड पर लिया जाए। उन्हें सीएम पद का इतना मोह है कि वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे हैं। जेल में रहते हुए छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री,
जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं एक पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, क्या कांग्रेस ने अपना जमीन बेच दिया है? जमीर बेच दिया है क्या? जमीर बेचकर कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है एक और भ्रष्टाचारी दल आम आदमी पार्टी के साथ? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना जरूरी है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से जो कल तक शराब घोटाले के आंकड़े देते थे, मुकदमा करने की बात करते थे, लेकिन आज उसके पक्ष में रैली करने की बात करते हैं जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड देश के तोड़ दिए हैं। सवाल कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी हैं, अराजक भी हैं, और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। तो केजरीवाल के ईडी की हिरासत में से दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य सेवा को लेकर चिंता जताने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज उन्हें दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। राजधानी में आयुष्मान भारत अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाएं, दिल्ली के बच्चों का टीकाकरण दूसरों के मुकाबले कम है, उस पर भी चर्चा करें। टीबी उन्मूलन में दिल्ली का प्रदर्शन बेहद खराब कार्यक्रम जो पूरे भारत में चल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कई वर्षों से मेडिकल कॉलेजों की संख्या और मेडिकल सीटों की संख्या पार नहीं हुई है। सहानुभूति हासिल करने के लिए उनकी तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं सफल नहीं होंगे। अभी जो दिल्ली के स्वास्थ्य की चिंता करनी है, तो आज दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। 30 लाख लाभार्थी ये लाभ से वंचित है। उसके लिए चिंता करिए, उसके लिए आप असेंबली का सेशन में चर्चा करिए। राज्य में आज 50% से ज़्यादा बेड भारत सरकार की सफदरजंग अस्पताल, एम्स, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल में है। आप आपके राज्य में बेड बढ़ाइए। आपके राज्य में जो बच्चे हैं उसका इम्यूनाइजेशन सभी यूटी के सापेक्ष में बहुत कम हो रहा है, उसको भी आप बढ़ाइए, उसके लिए भी आप चर्चा करिए। आज दिल्ली में टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है, सारे देश में चल रहा है, उसमें भी दिल्ली का परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, उसके पर आप ध्यान दीजिए। आप दिल्ली में भारत सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए 2400 करोड़ रुपया मंजूर करा है। हम कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं। ये पैसा दिल्ली की जनता के लिए क्रिटिकल केयर यूनिट बनाने के लिए है, लेबोरेटरी बनाने के लिए है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए है, और ये पैसे के लिए आप एमओयू करने के लिए नहीं आते हैं। उसके लिए आप अपनी असेंबली में चर्चा करिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपके स्टेट में करिए ताकि राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े। कई सालों से दिल्ली में मेडिकल कॉलेज नहीं बढ़ रही है, राज्य में मेडिकल की सीटें नहीं बढ़ रही है, उसके लिए कुछ व्यवस्था करिए। करना कुछ है नहीं और सिंपथी जुटाने के लिए कोई कोशिश कामयाब नहीं रहेगी। कि मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा होंगी, जिसकी पुष्टि मुरादाबाद चुनाव अधिकारी और जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने की है। आपको बता दें कि सीट से मंगलवार को सपा प्रत्याशी एसटी हसन ने नामांकन किया था, जिसके बाद रुचि वीरा ने इस सीट से नॉमिनेशन किया था, जिस पर विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव बीच बचाव में आए, जिसके बाद हसन ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब इस सीट से सपा के प्रत्याशी के तौर पर रुचि वीरा चुनावी मैदान में होंगी।
नामांकन किया गया। एस टी हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया है, जिसमें एस टी हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। यानी अधिकृत जो आप हैं वो रुचि वीरा जी से पास। हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा। एस टी हसन जी। तो वहीं रुचि वीरा को सपा प्रत्याशी बनाने पर एसटी हसन का बयान भी सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए एसटी हसन ने कहा कि आजम खान और अखिलेश यादव का जो फैसला है वो उन्हें कबूल है और वो उसके साथ हैं, और टिकट उनका किसने काटा, क्यों काटा, ये तो काटने वाला ही बता सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि 30 मार्च 2024 तक स्थिति साफ हो पाएगी कि पार्टी उन्हें चुनाव में मैदान में उतारेगी या नहीं। वीरा को चुनावी मैदान में उतारती है। दोनों ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मुरादाबाद में नामांकन कराया। इस वक्त तो देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराया। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, नहीं आ रहा होगा ना, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करें। देखिए क्या परिस्थितियाँ ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बता सकते। जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करें। टिकट कटा क्यों? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जब काट, अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए। देखिए अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। देखिए 2 दिन सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं। अगर वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे ना लड़ाएं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर चर्चा चल रही थी कि वो इस बार लोकसभा के चुनावी रण में उतर सकते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चर्चा थी कि अखिलेश कन्नौज की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि अखिलेश यादव ने इस सीट पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद इस अफवाह का खंडन हो गया है कि अखिलेश कन्नौज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव अब तक कहां से कौन कौन सी सीट से लोकसभा के चुनावी रण में उतर चुके हैं। तो अखिलेश यादव कहां से चुनाव लड़े? कन्नौज से 2000 में चुनाव लड़े 2004 तक, और 2004 से फिर कन्नौज से चुनाव लड़ते हैं 2009 तक। तो कब से कब तक बता रहा हूं आपको। कन्नौज 2009 से फिर चुनाव लड़ते हैं 2012 तक, और फिरोजाबाद में चुनाव लड़ते हैं 2009 में और फिर 2009 तक। तो आजमगढ़ में 2019 में चुनाव लड़ते हैं, 2022 तक वहां पर सांसद बरकरार रहते हैं। कन्नौज से 2000 से 2004 तक। तो ये अखिलेश यादव कब से कहां तक चुनाव लड़े और कब से कब तक एमपी रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। सीट कन्नौज, 3 बार कन्नौज से। तो ये कन्नौज 2009 से 2012, और फिर फिरोजाबाद आते हैं, वहां पे 2009 में चुनाव लड़ते हैं और 2009 में ही खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सहारनपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी राघव लखन पाल शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में बीजेपी की लहर है। सभी प्रत्याशी बीजेपी के उत्तर प्रदेश से जीतकर फिर से मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से
जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग लाखों की संख्या में सड़क पर निकले हैं नामांकन सभा में। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार का आगाज भी कर दिया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीएम योगी ने अयोध्या में मंदिर बनाने की बात करते हुए इशारों में मथुरा के जीर्णोद्धार करने की बात भी कही। सीएम ने कहा कि मथुरा और वृंदावन की कुंज गलियां अब इंतजार कर रही हैं। बोली खिले रघुवीरा भजन तो हम लोगों ने खूब सुना, लेकिन सचमुच पहली बार 500 वर्षों में अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम में अपने धाम में विराजमान होकर के बोली के साक्षात दर्शन भी हम सबको कराए और मथुरा वृंदावन की कुछ गलियां भी इंतजार तो कर ही रही होंगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बार बार जब भी अवसर मिलता है यहाँ आने का अवसर प्राप्त होता है। आज जब हम होली की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर मथुरा वृंदावन बरसाना गोकुल गोवर्धन नंदगांव बलदेव यहाँ पर खेली गई होली की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर है रंगोत्सव के रूप में। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की तीन व्यवस्था भी है तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी भी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी है। नमामि गंगे के माध्यम से आज प्रयागराज में आप जाएंगे तो प्रयागराज में कुंभ करने के लिए जो हमारे पूज्य संतजन जाते हैं या माघ मेले में गए, उनको प्रयागराज बदली हुई प्रयागराज दिखाई दी। वहां पे उन्होंने संगम में और शुद्ध जल को देखा, लेकिन अब गंगा मैया के बाद यमुना मैया की भी बारी है और इसके बारे में हमारी कार्य योजना तेजी के साथ आगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मेरठ के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। एक नया चेंज है और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है, इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है। केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसलिए बार बार लोग चुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। भारत के 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं लोग। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे।
लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सभी तो वहीं सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के बहुवरा गांव में एक नाबालिग लड़की की सोते समय मांग भरे जाने और उसके पास से 16 श्रृंगार का सामान बरामद हुआ है, जिसके गांव में हड़कंप मच गया। वहीं परिजन और गांव वाले इसे चमत्कार बता रहे हैं। परिजनों का यह कहना है कि लड़की बचपन से ही पूजा पाठ करती थी। रात को 12 बजे अचानक घर में अंधेरा छा गया और उसके बाद नाबालिग की मांग भरी हुई मिली और उसके पास से 16 श्रृंगार का सामान भी बरामद हुआ, जिसके बाद लोग लड़की को देवी मानकर उसकी पूजा कर रहे हैं। तो आस्था या अंधविश्वास का यह पूरा मामला है, जहां पर लड़की को देवी मानकर पूजा की जा रही है, क्योंकि कल रात करीब 10 बजे हम सारे परिवार एक साथ खाना खाए और सोने चले गए। जब सोने गए तो हमारे सब परिवार, बच्चे और मेरी बीवी एक रूम में सोए, हम अलग रूम में सोए। तो सोते समय हम तो अपना मोबाइल चलाकर भाई मैच देख रहे थे या कुछ प्रोग्राम देख रहे थे मोबाइल में। ये सब हमारे फैमिली सब सोई हुई थी। तो करीब 11:30 जब बजा रात तो झंझनाहट और घुंघरू की आवाज़ और बाजा की आवाज़ सुनाई देने लगा सभी लोग को। हमने सोचा भाई कोई बाजा बजा रहा होगा भाई, तो उससे हमसे क्या मतलब है। तो अचानक मेरी बीवी का एक मेरे लड़के का नज़र खुला। जब नज़र खुला तो सब घबराने लगे कि इतना आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो हमको बुलाए, 10 मिनट बाद बुलाए हमको। तो हम गए वहाँ पर, हम तो जाग ही रहे हैं। हम गए वहाँ पर, देखे क्योंकि क्या बात हुआ भैया, कहना कि आवाज़ सुना तो हुआ। हम कहीं नहीं, आवाज़ तो नहीं सुन रहे हैं हम। हमने देखा अपनी लड़की के ऊपर, तो लड़की स्वयं पूरा मांग भरा हुआ सर दिखाई देने लगा उनका। और क्या क्या हुआ था? और उनके पास जो शादी विवाह का सिनौटा होता है वो भी उनके मुताबिक था, और उनके पास चूड़ी भी थे, टिकुली भी था। और जब हमने बिस्तर ओढ़ कर सोती हुई, जब हमने बिस्तर हटाया तो देखा तो चुनरी पहनी हुई है। और उसके बाद 11 बजे 12 बजे के बीच में जैसे गुनगुनाहट का आवाज झमझम घर में जैसे बजने लगा, तो उसके बाद हमारा नींद कबर गया। हम सो गए थे, तो फिर हम सोचे चल लिए जाने दीजिए, कोई भाई बाहर बाजा बज रहा होगा। उसके बाद तब हम जगाए, हमको समझ में नहीं आया, पूरा अंधेरा छा गया, हमको जैसे दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। तो हम बुलाए बाबू को, तो बाबू बुलाया अपने मौसा को, तो वो आए हमारे हस्बैंड जी। तो बोले कि क्या हुआ था। हमको पता नहीं चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, घर में अंधेरा हो गया। और फिर उसके बाद तब यही देखे हमारे हस्बैंड जी, देखें कि आप लोग बस अपनी में देख रही हैं। देखिए, तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।